हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके अपने चैनल एसएसपी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 12 एनसीईआरटी भूगोल की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला पाठ मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इस पाठ का यह भाग 5 है। इससे पहले हम 4 क्लासें इसमें हम पढ़ चुके हैं और इसी चैनल के माध्यम से हम एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल का पूरा पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और आज का जो हमारा विषय है वो है मानव भूगोल के क्षेत्र व और उपक्षेत्र। आइए इस विषय पर बात करने से पहले हम जान लेंगे परीक्षा में आने वाले प्रश्न हमारे किस प्रकार के होंगे। तो 3-4 प्रकार के प्रश्न हमसे इसमें जो आते हैं बोर्ड में, तो किस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला देखिए, प्रश्न आपके क्वेश्चन आ सकता है मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताइए। तो यहाँ मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम पूछे हैं। तो ये देखिए मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं ये, तो यहाँ पर जो नीचे जितने भी दिए हैं इस कॉलम में, तो मानव भूगोल के क्षेत्र दिए हुए हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अभी मानव भूगोल के क्षेत्र, तो देखिए कौन कौन से हैं। सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल आदि, ये कई इसमें मानव भूगोल के क्षेत्र दे रखे हैं। इनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमसे अगला किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल का कोई भी क्षेत्र देकर आपसे उनके उपक्षेत्रों के बारे में पूछ लिया जाता है कि सामाजिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र बताइए या सामाजिक भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही इसमें सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय दिया है। तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं, यानी जो विषय, ये सामाजिक भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञान के किस विषय से है। तो हम छोटी कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान की किताब पढ़ते हैं, उसमें मानव भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, सभी इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल के जितने भी क्षेत्र हैं उनका किसी न किसी सामाजिक विज्ञान के विषय के साथ संबंध अवश्य होगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि जब हम किसी टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले हमें ये पता चल जाए कि प्रश्न कैसे आएंगे, तो उस टॉपिक को पढ़ना और भी सरल हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम कि सामाजिक भूगोल के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र से जुड़ी बातें आती हैं। इसके उपक्षेत्र के नाम देखकर भी हम पता लगा लेंगे कि सामाजिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सामाजिक भूगोल के प्रमुख 7 उपक्षेत्र लिखे हुए हैं, जिनमें व्यवहारवादी भूगोल और इसका जो संबंध है सामाजिक विज्ञान के मनोविज्ञान विषय से है। समाज कल्याण का भूगोल, कल्याण अर्थशास्त्र से इसका संबंध है। अवकाश भूगोल समाजशास्त्र से इसका संबंध है, या सोशलॉजी जिसको हम बोलते हैं। अगला है चौथा सांस्कृतिक भूगोल, इसका संबंध मानव विकास विज्ञान से है। लिंग भूगोल समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन से इसका संबंध है। ऐतिहासिक भूगोल का जो संबंध है इतिहास से है। और इसी प्रकार चिकित्सा जो भूगोल है उसका संबंध महामारी विज्ञान से है। तो इसका उदाहरण भी हम अभी ले सकते हैं, जैसे वर्तमान में कोरोना एक महामारी के रूप में है, जिसका अध्ययन हम किस में करते हैं, चिकित्सा भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है। अगला जो हमारा मानव भूगोल का उपक्षेत्र है वो है राजनीतिक भूगोल। और राजनीतिक भूगोल की बात करें तो इसके अंतर्गत किसी देश की सीमा, पड़ोसी देश से संबंध आदि बातों पर हम इस पर बात करते हैं। इसके 2 उपक्षेत्र हैं, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। तो निर्वाचन भूगोल के अंदर चुनावी गतिविधियां जो होती हैं उनको शामिल किया जाता है। जैसे विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र जो बनाए जाते हैं वो सब हम इस निर्वाचन भूगोल में पढ़ते हैं। तो जो चुनावी प्रक्रिया होती है, इलेक्शन से संबंधित जो भी बातें होती है, वो कौन से उपक्षेत्र में पढ़ते हैं, निर्वाचन भूगोल में। और मानव भूगोल की कौन सी जो क्षेत्र है, ये मानव भूगोल का कौन सा क्षेत्र है, ये आर्थिक भूगोल।
इसके आगे हम अगला हमारा तीसरा जो क्षेत्र है आर्थिक भूगोल, और ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, इस प्रकार से कई प्रश्न बोर्ड में आए हुए हैं। तो इस क्षेत्र से में हम जो कृषि करते हैं, व्यापार करते हैं, ये सभी गतिविधियां आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा हम बात करें अपने भूगोल विषय में, जनसंख्या के बाद जो पाठ हैं, जनसंख्या के जितने भी जो पाठ हैं उसके बाद के जो पाठ, इसमें प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं, जो गतिविधियां हैं वो हम इसमें पढ़ी जाती है। तो आर्थिक भूगोल विषय के उपक्षेत्र की बात करें तो इसमें संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग भूगोल, ठीक है, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल इसमें आ जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब 2 देशों के बीच के अंदर की जो ट्रेडिंग यानी जो व्यापार किया जाता है उसके संबंध में इसके अध्ययन किया जाता है। और अगला हमारा जो उपक्षेत्र, जो मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो है नगरीय भूगोल। तो नगरीय भूगोल के अंतर्गत शहरों का अध्ययन किया जाता है, वहाँ की व्यवस्थाओं का पता लगाया जाता है। इसी प्रकार ग्रामीण भूगोल की बात करें तो इसमें गाँवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम आवास भूगोल की बात करें तो इसमें नगर और गाँव के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसका जो सामाजिक विषय का जो सामाजिक विज्ञान का जो विषय है वो कौन सा है, नगरीय अध्ययन या नियोजन की बात करें, नियोजन में इसके जो विषय है। अगला जो क्षेत्र है जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल सामाजिक विज्ञान की जनांकिकी से संबंधित है, जनांकिकी से संबंधित है। जनसंख्या भूगोल में विश्व की बात करें या देश प्रदेश की बात करें, उसकी जनसंख्या, उस क्षेत्र का घनत्व, वृद्धि, जनसंख्या संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे मानव भूगोल के क्षेत्र जो हमने अभी पढ़ा, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आवासीय भूगोल। तो इस प्रकार कई क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र को उपक्षेत्र यानी सब फील्ड में बांटा गया है और उनका संबंध सामाजिक विज्ञान के किसी न किसी विषय से है। तो आज आपने समझा मानव भूगोल के क्षेत्र व उपक्षेत्रों के बारे में। बोर्ड परीक्षाओं में कई बार यहाँ से छोटे प्रश्न आए हैं। इस पाठ का अब अंतिम भाग जो अगला जो भाग रहेगा वो अंतिम है और जो हमारा इस पाठ के जो प्रश्न उत्तरों से संबंधित रहेगा, इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो अगली जो क्लास में हम उससे बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की इस क्लास को समाप्त करने से पहले कुछ खास पंक्तियाँ जो आपको प्रेरित करेगी आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो ध्यान से सुने और समझे। ईश्वर का दिया कभी कम नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी कम नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसी के साथ आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।